आजम खान साहब की बेइज्जती को अगर लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से उनकी बेइज्जती की जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम लोग सबसे आगे रह के उनकी हिफाजत करें। आरएसएस और बीजेपी उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के ईडी और सीबीआई और जेल के थ्रू एक वॉशिंग मशीन जो आरएसएस और बीजेपी की है उसमें से निकाल के अपने जैसा बनाना चाहती है। सभी नेताओं को जेल में भेजना चाहती है जो भी उनके खिलाफ जाएंगे। जब सारी प्रॉपर्टीज कब्जा ही हो जाएंगी, वक्फ के रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, तब केस फैसला करा के 5 साल बाद क्या बचेगा? बाबरी मस्जिद का केस भी तो बाद में बताएंगे, हम तो जीत गए। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज सारी कब्जा हो गई। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सब प्रॉपर्टीज कब्जा कर ली, लेकिन केस हम जीत गए। लक्ष्य उनके साथ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, ये नाटक कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का, लोग जूते से मारेंगे इसलिए। आजम खान साहब के लिए कि वो किसी भी पार्टी में जाएं, आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के और उसकी समर्थित पार्टियों को छोड़ के। जैसे एक बिहार में है जन स्वराज पार्टी, वो आरएसएस की पार्टी है। एक हमारी हैदराबाद में ये तेलंगाना में पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये सब पार्टीज़ को छोड़ के अगर वो किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे सपा में ही रहें, चाहे बसपा में जाएं, चाहे किसी और पार्टी में जाएं, लेकिन अपनी इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मैं ये सभी जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके नेताओं से यही कहता हूँ कि अपनी इज्जत, विकार और हक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आंसू नहीं निकलने चाहिए कभी। जिस नेता के आंसू निकल जाते हैं ना, वो पूरे समाज को कमज़ोर करते हैं आंसू। तो ये बहादुरी से रहें, क्योंकि अगर हम नेता बनना चाहते हैं तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम अगर मुस्लिम लीडर, तो पहले भी और भी बड़ा फ़र्ज़ है कि अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरी उनको यही दुआ भी है और सलाह भी है कि वो इज़्ज़त से रहें जहाँ भी रहें। जहाँ इज़्ज़त नहीं है, जहाँ नज़र आ रहा है कि इज़्ज़त नहीं है और नहीं मिलेगी भी, तो वहाँ वो ना रहें। मेरा ऐसा ही उनके लिए दुआ। कुछ लोगों का मानना है कि समझौता हुआ है इसके पीछे, वो आने वाला वक्त बता देगा। जैसे उन्होंने स्वयं ही कहा है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। तो अभी वो आने वाले वक्त बता देगा। अगर वो कोई आरएसएस से कनेक्टेड पार्टी ज्वाइन करते हैं तो समझ में आ जाएगी बात। देखिए, बसपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर और सपा के अंदर और तेजस्वी यादव साहब की आरजेडी के अंदर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए आजम खान को? इज्जत ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि जिस समाज को, जिस वोट बैंक को, जिस वोटर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बहादुरी से लड़ाई करनी चाहिए। किसी भी नेता को जेल या जेल से बाहर में मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इसका कोई बहुत बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए। आरएसएस और बीजेपी सभी नेताओं को मरवाना चाहती है, सभी नेताओं को जेल में भेजना चाहती है जो भी उनके खिलाफ जाएंगे, या फिर उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के ईडी और सीबीआई और जेल के थ्रू एक वॉशिंग मशीन जो आरएसएस और बीजेपी की है उसमें से निकाल के अपने जैसा बनाना चाहती है। इसको छोड़ के बहादुरी से, और समय आ रहा है, अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं। अम्बेडकरवादियों का राज आने में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुजन के लोगों का भी राज आने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो थोड़े दिन का संघर्ष कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेल क्या, गोली भी मिले तो जेल नहीं। ऐसे कयास क्यों लगाया? तो सपा के नेता है ना, लेकिन उनको छोड़ी थोड़ा ये सपा पार्टी। अब वो स्वयं भी बोल रहे हैं और जो उनके साथ हुआ है वो भी है। देखिए, सपा पार्टी का अगर देखा जाए, फिर मैं वोट बैंक का शब्द का इस्तेमाल करूंगा, करना नहीं चाहिए हालांकि, क्योंकि वोटर तो मालिक होते हैं देश के। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें सबसे ज़्यादा सपा पार्टी को वोट देती है। करीब मेरे ख्याल से देखा जाए तो 65% से भी ज़्यादा मुस्लिम समाज वोट देती है। और अब अच्छे से या बुरे से, सही या गलत, आजम खान साहब सपा पार्टी के मुस्लिम सबसे बड़ा चेहरा थे, और आज से नहीं, जब से सपा बनी है। क्या उनको उतनी इज्जत मिली है? मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मैं ये ओपनली बात कहता हूँ कि जो एक वो थे ना, ये त्यागी बन गए वो बाद में, वो उनके द्वारा बनाए गए थे। और उन त्यागी साहब ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे पहले, हाँ पहले उनका नाम ले वही था, अभी तो त्यागी है ना, आज का नाम बता रहा हूँ, तो उन्होंने वक्फ की बहुत बड़ी चोरी की है, सबसे ज़्यादा चोरी की है, और वो आजम खान साहब ने बनाया था। तो मेरी उनसे मुखालफत है। लेकिन जब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेइज्जती होती है तो आजम खान साहब की बेइज्जती को मुस्लिम समाज की बेइज्जती से जोड़ा जाता है। इसीलिए हम सब लोग सिर्फ इस मुद्दे पे उनके साथ हैं कि वो बिल्कुल भी पीछे ना हटें। अगर सपा भी, मैंने तो उनको तब भी कहा था, मैं तो रामपुर गया भी था ना, अभी चुनाव जो मैंने ईवीएम के लड़ा था, मैंने तब भी उनकी फैमिली से कहा था कि हम लोग हैं ना, हम लोग सबसे आगे रह के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उनके पास क्योंकि बड़े बड़े वकील हैं तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी, सपा की ज़रूरत उन्हें पड़ी। हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस मुद्दे पे उनके साथ हैं। वक्फ के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हम उनके खिलाफ हैं, पहले भी थे और आज भी। अगर लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से उनकी बेइज्जती की जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो हम लोग सबसे आगे रह के उनकी हिफाजत करेंगे। आरएसएस और बीजेपी, अब यही तो
ये कयास क्यों लग रही है उनके ऊपर, कयास क्यों लग रही है कि वॉशिंग मशीन का दर्शन कराया गया उन्हें? वो आरएसएस और बीजेपी नहीं किया ना, जैसे बहुत सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, आरपीएन सिंह साहब, एक थोड़ी लंबी लिस्ट है, ये अजीत पवार साहब, शिंदे साहब, कितनी नाम गिनवाऊं मैं बीच आपको? की कड़ी कौन है, किसने समझौता है, कौन वॉशिंग मशीन तक लेके जाएगा इनको, कौन है वो बीच की कड़ी? मेरी जानकारी के हिसाब से तो वहाँ के अफसर ही बहुत हैं, और खुद सपा पार्टी के अंदर भी हैं, जो वहाँ से एमपी जीत के आए हैं वो स्वयं आरएसएस के एक आदमी है। मैं तो लोग तो कह रहे हैं कि बसपा के इकलौते विधायक है उमा शंकर, उनका कहना है कि रास्ता खुला हुआ है, और आजम खान की पत्नी का मायावती से मिलना, ये भी तो आंकड़े कयास लगाए जा रहे नहीं, हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ये अब इज्जत से रहेंगे किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे बसपा में जाएं, क्योंकि वो उनकी अपनी इज्जत नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, तब इज्जत से रहें। अपने पर्सनल मसले में किसी के हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, रोएं यहाँ से। मुझे ना दानिश अली साहब से कुछ प्रॉब्लम थी ना किसी और से, लेकिन जब उनको मुस्लिम समाज के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है, अगर वो लीडर हैं तो उन्हें कोई भी दुख हंसते हंसते झेलना चाहिए। क्या किसी सपा से खिलाफत करेंगे ये? अब वो तो वक्त ही बताएगा आने वाला। नहीं, आपको क्या लगता है, सपा ने साथ नहीं दिया क्या इनका? मेरे ख्याल से जितना साथ देना चाहिए था सपा ने नहीं दिया, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं, ना होनी चाहिए किसी के भी दिमाग, खास तौर पे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे केस वापस ले लेंगे। नहीं, वो देखिए, बड़ा से सरकार बनाने बड़ा मैं ये कह रहा हूँ, इसको कोई एहसान नहीं किया करेंगे वो, उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं ये। तो अगर उनके ऊपर झूठे केस, किसी एक आम आदमी पे भी अगर झूठे केस बनते हैं, तो किसी भी चुनी हुई सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी होती है तो वो केस वापस ले। तो अगर वो किसी के खिलाफ गैर कानूनी, तो इसको कोई एहसान के तौर पे नहीं दिखाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी इतने सीनियर लीडर हैं, उनको थोड़ा समझदारी से भी काम लेना चाहिए। कोई एहसान नहीं है, वो तो किसी भी चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है झूठे केसों को वापस कराना। अभी भी बयान में केस तो बाकी है ना? हाँ, वो तो है ही ना। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो मुस्लिम क़यादत कर रहे हैं तो उन्हें ये 92 केस नहीं, 1,92 केस उनके खिलाफ बन जाए, वो जेल में दोबारा चले जाए, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो अकेले नहीं, पूरा परिवार है ना। देखिए इसमें दिक्कत तो यहाँ है ना, देखिए देखिए, हर बार कोई टूट जाता है इतने बड़े केस में। टूट जाता है तो फिर नेतागिरी मत करे, फिर नेता मत बने। अगर टूट जाता है, पूरे समाज को तोड़वाने की जिम्मेदारी जब किसी के कंधों पे आ जाए, तो वो जिम्मेदारी अपनी गर्दन दे के। जेल में गए तो फिर समाज कहाँ था? समाज ने तो कोई आंदोलन प्रोटेक्ट, समाज तो साथ नहीं आया उनके, नहीं, साथ तो उनका परिवार ही आया। देखिए नहीं, हम लोगों ने, सबने, ये बात गलत है आपकी, मैंने खुद उनके परिवार के पास 10 बार मैसेज भिजवाए, मैं उनके निकटतम लीडर्स के पास खुद चल के गया अपनी तरफ से। सर, एक कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ उनकी रिहाई को लेकर सर। तो ये उनको अपने आप सोचना चाहिए ना। तो फिर आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि समाज समाज समाज? समाज इसलिए कह रहा हूँ कि समाज की वजह से ही वो हैं अभी भी, वरना आजम खान साहब में कोई खासियत नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, जो भी उनकी वैल्यू है इसलिए है कि वो 10 बार के एमएलए बने और समाज ने जिताया उन्हें। आपको क्या लगता है मुस्लिम तंजीम में भी इनका राजनीति करेंगे? बिल्कुल कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, सब करेंगे। अब देखिए, एआईएम के एक प्रवक्ता को मैं सुन रहा था आज सुबह, तो वो ये कह रहे थे कि जो इल्ज़ाम हम एआईएम पे लगाते हैं वही इल्ज़ाम अब वो जो एआईएम के बड़े प्रवक्ता हैं वो आजम खान साहब पे लगा रहे थे कि ये, हाँ, वो ये कह रहे थे कि भाई ये अब बाहर आए तो इनकी सांठ-गांठ हुई है, कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये सब वो बोल रहे थे। अब ये बात जो आजम खान साहब पे सही है, जिनके ऊपर केस लगा के उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, तो क्या ओवैसी साहब पे सही नहीं है, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं और उनके खिलाफ कोई रेड भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही? तो धीरे धीरे करके जो सच है ना वो सामने आएगा, जमीन फाड़ के सामने आएगा, आसमान फाड़ के सामने आएगा। ये सब एक दूसरे की पोल खोलेंगे, आप देखेंगे वक्त आने से बसपा में कोई फायदा होगा क्या? मुझे लगता नहीं है। अगर वो अपनी इज्जत बना के मुस्लिम समाज को बराबरी का हक दिलाएंगे किसी भी पार्टी में जाना, और बराबरी का हक का मतलब ये नहीं है वादा, पार्टी के अंदर, पार्टी के पास जो भी पोस्ट है उसमें बराबर का हक वो दिलवाने में सफल होंगे, तो उसके बाद मुस्लिम समाज वोट देगा, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। वरना अभी तो मुस्लिम समाज एक तरीके से सपा के पास ही एकजुट है, लेकिन उसको वहां से निकालने के लिए कुछ एक्चुअली प्रैक्टिकल कुछ चीज टेबल पे रख के देनी पड़ेगी। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, ना किसी आजम खान साहब से काम चलेगा, ना किसी और से चलेगा। सपा से मुस्लिम वोट को लेके आने का मतलब यह है कि कुछ जो मुस्लिम समाज ने दूसरे कमजोर समाजों की तरह धोखे जो खाए हैं, उन धोखों को दोबारा नहीं खाना पड़ेगा, ये किसी और पार्टी को करके दिखाना पड़ेगा, जब ही सपा से मुस्लिम वोट हट पाएगा। आजम खान तो आ गए हैं जेल से, उमर खालिद फर्जी नाम कब आएंगे? अब वॉशिंग मशीन से ना आए, मेरी यही दुआ है, वॉशिंग मशीन के जरिए ना आए, लड़के आए या अंदर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगत सिंह साहब तो ऊपर चले गए थे ना देश के लिए, फांसी पे चढ़ गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
किसी ने हाथ नहीं जोड़े थे जाके सबसे, हमसे भी, हमारे साथ भी किसी ने हाथ नहीं जोड़े आके कि हम आके CNRC का प्रोटेस्ट मेरे आगे आगे थे, या हमने जो भी किया हमारे ऑफिस में, किसी से हाथ नहीं जोड़े किसी ने समाज ने आके, हमने खुद ने कॉल ली। तो अब जो भी खतरे होंगे वो हम झेलेंगे, ये हमारा जाती मसला है। सर आज हम क्या है, समाज समर्थन करने आए या ना आए, हम अपने रास्ते से हटेंगे नहीं। इसीलिए वॉशिंग मशीन के जरिए कोई ना आए, और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यासीन मलिक साहब हैं। आप जानते हो यासीन मलिक साहब को, 1990 के दशक से। और मैं ये बात बार बार कह रहा था कि, और कश्मीरी मित्रों से अपने में हमेशा कहता था कि ये व्यक्ति जो हैं ये RSS के टच में हैं, ये, और RSS के अंदर जो RSS के लोग जो हमारे विभिन्न एजेंसीज में भी है ना, रोग एलिमेंट जिन्हें मैं कहता हूँ, वो RSS के मेंबर्स, हमारी IB और रॉ, बहुत सारे अंदर रोग एलिमेंट्स हैं जो RSS के मेंबर हैं, ये उनके टच में है। तो आज देखिए, एक मिनट, तो उन्हीं यासीन मलिक साहब के खिलाफ अब NIA ने ये लगाई है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा एफिडेविट बनवा के ये बताया कि हम तो शुरू से RSS के टच में थे, हम तो शुरू से एजेंसीज के टच में थे। एजेंसीज मतलब डोभाल साहब जैसे लोगों के टच में। तो कौन के किसके टच में थे? RSS के टच में थे ना। आज जब अपनी गर्दन पे आ गई तब सच खोल रहे हैं। एक दिन ये सब लोग भी, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, जो जेलों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन के जरिए निकल के आओगे ना तो आपको फांसी की सजा आज नहीं तो कल झेलनी पड़ेगी, जैसे यासीन मलिक साहब। रास्ते से तो नहीं निकल पा रहे, ट्रायल भी शुरू नहीं हो पा रहा, किसी ने सुप्रीम देखो, कोर्ट में देके बार-बार डाल रहा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, किसी ने जाके पैर पकड़े थे कि आओ देश बचाने के लिए काम करो, तो मगर गलत रहा उमर खलील ने आपकी नजरों में। बिल्कुल सही किया, लेकिन सही करने के बाद अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वॉशिंग मशीन में जाएंगे, वो गलत होगा। मैं कह रहा हूँ हम लोग छुड़ाएंगे ना उन्हें, अगर हम लोग जिंदा हैं। कब छुड़ाओगे सर? 5 साल तो हो गए। देखिए, अभी उसमें एक लंबा विषय में जाना नहीं चाहता, तब छुड़ाने की बात नहीं है। अगर ठीक से, मैं देखिए मेरे पास एक उसमें क्लाइंट है तस्लीम, जो आर्ग्यूमेंट इनके लिए ली गई है ना, जो रिजेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट यही है कि आपने खुद ही देर कराई बेल में बहस करने में और ट्रायल करने में, खुद ही देर कराई और खुद ही ये कह रहा हो कि देर की वजह से हमें बेल दे दो। तस्लीम की केस जो अलग से जजमेंट आई है, जिसकी दूसरी बेंच ने की है, उसमें क्या कहा गया है कि मैंने उसमें एक एक डेट में हम पेश हुए, एक भी तारीख हमने नहीं ली और एक भी लंबी बहस भी नहीं की, तब भी हमारा ये केस कह के रिजेक्ट हुआ है कि दूसरे लोगों ने, ये शर्जील इमाम और दूसरे जितने भी ये दूसरे लोग हैं, इन लोगों के वकीलों ने डेट ली, उन्होंने देर की, इसलिए तुम्हें भी उनकी वजह से भुगतना पड़ेगा। अगर ये सारे वकील हमारी तरह डेट नहीं लेते एक बार भी, तब जमानत होती। बड़ी मुश्किल का काम होता है जब संस्थान कॉम्प्रोमाइज्ड हो या ऐसा लगता हो। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था ना, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। जब ऐसा माहौल हो तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। क्या कपिल सिब्बल ठीक आपने- मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने डेट्स ली हैं। वो अपनी, आप ऑर्डर शीट देख लो ना, मेरी बात मेरे मुंह से क्यों कड़वी बातें कहलवाते हो आप ऑर्डर शीट जाके देख लो, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, मेरे वाला भी ऑर्डर पढ़ लो, तस्लीम वाला भी और उनका भी पढ़ लो। सर जो आजम खान है वो सबसे बड़े नेता माना जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो सपा का कोई नेता उनको रिसीव करने नहीं गया जेल में, तो क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा भी? पॉलिटिकल कैरियर इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक मजलूम कम्युनिटी की आवाज उनको माना जाता है। इसीलिए ओवैसी साहब को भी तकलीफ हो रही है कि अब, जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक हमारे दोस्त ने एक तोता पाला था, अच्छा वाला बढ़िया, वो था ना काकतिया, वो पाला था। तो कुछ दिन बाद वो अच्छा गाना नहीं सुना पा रहा था या उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, तो जो दोस्त था हमारा एक और काकतिया ले आया, एक और। तो जो पहले वाला काकतिया था वो सबसे ज्यादा परेशान हुआ। हालांकि मालिक ने ये कहा उसके, जो हमारा दोस्त था, कि हम दोनों को बराबर का खाना देंगे, बराबर की फैसिलिटी देंगे, लेकिन तब भी पहले वाला जो ईर्ष्या करने लगा दूसरे वाले से। मैं यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ओवैसी साहब को शायद ये परेशानी तो नहीं हो रही, पर सर ये कहा लेकिन- जा रहा है कि उमर खालिद वाले केस में ट्रायल शुरू नहीं कर रहा कोर्ट, वकीलों की कोई गलती नहीं, ये गलत बात है। वकीलों की गलती है, हालांकि पूरी गलती नहीं है, लेकिन गलती है, क्योंकि बहस तो पूरी की जाएगी ना, अपना केस तो पूरा रखा जाए। ट्रायल तो कोर्ट ही शुरू करेगा ना, कहाँ ट्रायल कहाँ बहस, तो ट्रायल शुरू होगा अब उसमें देखिए ये विषय ऐसा है कि लंबी लंबी बहस कर रहे हैं लोग, और उसके बाद फिर बहुत सारे वकीलों ने ये कह भी डेट ली है कि आज हमारा सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं है, आज हमारा ये सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं है। वो बहानेबाजी है। मतलब आप फिर वही बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल हालात होते, अगर बिल्कुल संविधान से अदालतें चल रही होती, तब बिल्कुल ये बात नहीं चलती। लेकिन अभी आप, माहौल ये है और आप ये बहाना बना के निकलना चाह रहे हो कि भाई नॉर्मल हालात में तो वकील लंबी बहस करेगा ही, नहीं तो 5 डेट साल लेगा तो ले रहे हैं वकील इसमें। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आप जजमेंट पढ़ो, उसमें लंबी सीरीज लिखा रखी है कि इतनी बार डेट ली इस वकील ने, इतनी बार डेट ली इस वकील ने, इतनी बार डेट ली इस वकील ने। ये उस ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ है, और ऑर्डर शीट जाके आप अगर ट्रायल कोर्ट की देखोगे तो उसमें नजर आएंगे कि आज ये वकील उपलब्ध नहीं है, आज ये नहीं है। तो इसकी, अब उन्हें तो बहाना ही चाहिए ना, सिर्फ जो लोग ईमानदारी से अपना नहीं काम कर रहे हैं उन्हें तो इतना सा बहाना चाहिए।
ऐसे वकील चाहिए इसमें, और अच्छे वकील ऐसे चाहिए जो बहाना न दें। इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत काम छोड़ के मुझे भी जाना पड़ता है। मेरी भी वकालत को तो सुप्रीम कोर्ट क्यों डेट दे रहा था? उधर हफ्ते की डेट दी है ना, हफ्ते की डेट दी है ना, वो माइनस करा लो आप। ये भी इनको बहस करनी चाहिए थी जो नहीं की, कि प्रोसिक्यूशन ने कितनी गलती की है और हमने कितनी गलती की है। जैसे हमने कहा था अपनी बेल एप्लीकेशन में, अगर हमने कोई गलती की है तो उसको माइनस कर लो, तो हमारी तो कुछ माइनस करने के लिए था ही नहीं ना, तो इसलिए हमारे पूरे 5 साल गिने गए। लेकिन तब भी एक आ गया कि आपके दूसरे जो मुलजिम हैं उन्होंने तो डेट ली है, तो इसलिए आपको भी सजा मिलेगी। लेकिन अगर सारे वकील ऐसे होते तब ये बहाना नहीं मिलता और तब बेल होती, वरना बेल नहीं हो। राजा साहब, अभी आपने आरोप लगाए थे मुस्लिम तंजीमों पर कि वो बीजेपी आरएसएस के नक्शे कदम पे चल रही है, सिरे से खारिज कर दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने, कोई भी कासिम रसूल इलियास ने। और उनका कहना ये भी है कि जो दिल्ली दंगों के जो केस आप देख रहे हैं, वो लोग आपसे विड्रॉल कर रहे हैं, केस छोड़ रहे हैं, आप जाते नहीं है हेयरिंग पे, ये उन्होंने कहा है। नहीं, वो तो ठीक बात है, अगर उन्होंने कहा है तो वो, तस्लीम के बारे में जिक्र किया गया उनसे, तो ये वो बात मेरे सामने बैठ के कहे ना। मैं तो आज भी, मैं अभी किस केस से आ रहा हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा वकील हूँ, शायद उनको पता है, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। वो भी मेरे ऑफिस आया करते थे जब शुरू में इन तंजीमों ने आरएसएस और बीजेपी के कहने पे मेरे ऊपर डोरे डाले थे और मुझे बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ किया था, तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं ना। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे लीगल ओपिनियन ली थी और मैंने पैसे नहीं लिए थे उसके कोई भी, कि ये अपना संविधान बदलना चाहते थे कासिम रसूल इलियास साहब, ये जमात इस्लामी, कि हमें सरकार ने बोला है अब अपना संविधान बदलो। मैंने इनको लीगल ओपिनियन दी थी कि कोई संविधान नहीं बदलना। अब इनकी मैं कैरेक्टर पे क्या 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 टिप्पणियां करूं। सबसे ज्यादा मैं ये बोल रहा हूं, मुझे बोलनी नहीं चाहिए बात, सबसे ज्यादा एक्यूज जो हैं मेरी वजह से बरी हुए दिल्ली दंगों के केसेस में। सबसे ज्यादा एफआईआर आरएसएस और बीजेपी के लोगों पे अपने ऊपर पर्सनल रिस्क लेके मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये बात, तस्लीम की बेल एप्लीकेशन पढ़ लें, इंग्लिश आती है इन्हें, अपने वकीलों से भी पढ़ा लें और अपनी बेल एप्लीकेशन जो ऑर्डर्स है ना वो पढ़ लें। उसके बाद, और जिस दिन इनके अंदर रीढ़ की हड्डी आ जाएगी उस दिन ये मेरे से आमने सामने बैठ के आप लोगों के सामने बात कर लें, उस दिन मैं दिखाऊंगा ये कौन है और मैं कौन हूं। एक बात। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड का बेड़ा गर्क करने के लिए, डायरेक्ट आरएसएस के जो पर्सनल लॉ बोर्ड को पूरा खराब करने के लिए कासिम रसूल इलियास साहब हैं। अब इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जिस दिन इनके अंदर इतना गट्स आ जाएंगे कि बैठ के मेरे सामने, और मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, खूब पैसे कमाएं, खूब बेईमानी करें, उनका कहना है कि लेकिन आपकी आदत होगी अगर मिली तंजीमें कुछ अच्छा काम करेंगे तो आप उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ आरोप जरूर लगाएंगे। कौन सा अच्छा काम किया है? वक्फ बोर्ड के केसेस को ये बताने का काम अच्छा किया है कि जीत गए हम। ये तो मैं नहीं बताता लोगों को, तो ये तो जीता ही होता है। बाबरी मस्जिद का केस हार के ये बताने का काम किया है कि हम केस जीत गए। इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, अरशद मदनी साहब ने। शर्म आती है? मनु महाराज के सामने सर झुकाते हैं हम, ये इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब हजारों की गैदरिंग मुसलमानों की करके बोलते हैं। शर्म आती है? की मजम्मत उसकी आज तक। अब 6 तारीख तक जब अप्लाई करने का टाइम है, जो अब केस तो हार गए ना, अब ये जानबूझ के हारे केस, ये वक्फ बोर्ड का भी केस है, जानबूझ के हारने के लिए लड़ रहे थे, तो अब हार गए। तो 6 तारीख तक इन्हें क्या काम करना है? जो रजिस्ट्रेशन करानी है वेबसाइट पे, उस पर पूरी ताकत लगानी है। जब अब कह रहे हैं कि हम एक आंदोलन करेंगे ताकि 6 तारीख तक लोगों का ध्यान उधर भटक जाए और कोई अपनी रजिस्ट्रेशन ना कराए उसमें, जो वेबसाइट है, सारी वक्फ का नुकसान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने मेंबर्स कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करके बैठे हैं, उसकी लिस्ट शाया करें ना पहले। अब ये सब तो जो कब्जे किए बैठे हैं 12-12 साल से, ये सब तो बेनिफिशियरी नहीं हो जाएंगे, इन सब की तो मालिकाना हक हो जाएंगे, क्योंकि नए कानून में ऐसा है। लिमिटेशन एक्ट तो खत्म हो गया ना। ये लोग सबके सब वक्फ के चोर हैं, वरना बताएं कितने लोग कितनी वक्फ। ये अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब यहाँ हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में नहीं बैठे आईटीओ की, वक्फ बोर्ड की, क्या देते हैं किराया? इस वक्त पे ये इल्जाम लगाने आपके, क्या ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? वोट डालने मेरी इनसे कौन सी दुश्मनी है? ये आज राय रास्त पे आ जाए, मैं कल से इनकी तारीफ करूंगा, लेकिन ये आरएसएस के साथ मिले रहेंगे। साफ मना कर दिया उन्होंने कि अगर हम कभी कोई उनके नक्शे कदम पे चलते तो हम कोई विरोध थोड़ा ही करते, हम तो लगातार प्रोटेस्ट। किसके लक्ष्य? उनके साथ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, ये नाटक कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का। लोग जूते से मारेंगे इसलिए ये नाटक कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का। और मैं बताऊं आपको, ये जो मैं बहुत सारी बातें अभी कहना नहीं चाहता, इनका बेटा जेल में है, जिस दिन वो आ जाएंगे मेरे पास और मेरी स्ट्रैटेजी से चलेंगे, इनका बेटा भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी शायद इनको फायदा नहीं है अपने बेटे को भी बाहर निकालने में। ये सच्चाई है, हकीकत है। पूरा आंदोलन हो रहा है, सारे एक्यूज के नाम लिए जा रहे हैं। कुछ ही लोगों को, बड़े बड़े नाम निहाद लॉयर्स, जो कि जिनके लिए इल्जाम लगते हैं कि जॉर्ज सोरोस और पता नहीं कहां कहां से रिश्ते हैं उनके, एक नैरेटिव बना के कुछ लोगों को बता रहे हैं। बाकी सब लोगों ने जो जाने दिए इतने लोगों ने, वो कोई हीरो नहीं थे।
जितने लोग शहीद हुए हैं दिल्ली दंगों में वो कोई हीरो नहीं था, किसी की फैमिली को पूछ रहे हैं जाके? ये फ्रॉडगिरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और यासीन मलिक का एग्जाम्पल मैं इन सबको बार बार दे रहा हूं। हम लोग फिर भी बचेंगे क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम मिली भगत नहीं कर रहे। यासीन मलिक की तरह एक दिन ये भी पछताएंगे, तब कहेंगे कि हम लोग तो आरएसएस के कहने से ही सारे काम कर रहे थे, आज हमारे लिए फांसी क्यों मांग ली। ये यासीन मलिक साहब का एग्जाम्पल इनके ऊपर, हर एक के ऊपर डायरेक्टली फिट होता है। आज जाग जाएं, जो आरएसएस और बीजेपी से बात करने की बात करता है वो आरएसएस का मेंबर है, मेरा ऐसा कहना है। क्या जरूरत है इनको बात करने की? क्या लेके आए हैं आज तक यहां से? अभी कतर का एग्जाम्पल देखा है आपने? उनसे ज्यादा समझदार तो नहीं है ना हमास के लोगों से, बिल्कुल नहीं है ना। उनकी तो ये मतलब 1% भी समझदार नहीं है उनके बराबर। तो उनके साथ कतर में क्या हुआ? बात करेंगे ये आरएसएस से? ज़ायनिस्ट फोर्सेस और आरएसएस की फोर्सेस बराबर ही हैं, ये बात करेंगे? बात नहीं करेंगे। ये उनके मेंबर्स हैं सारे। ये 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना 6 अक्टूबर को आखिरी दिन है। मैं तो बता रहा हूं आपको। जंतर मंतर पे फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये काम इस समय 11 अक्टूबर तक या 6 अक्टूबर तक पहला काम ये नहीं था कि सब लोगों को, इनके पास तो संगठन है ना इतने बड़े बड़े, सब लोग पूरी ताकत लगा के वेबसाइट्स पे अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कराएं। अब तो हार चुके ना, अब तो कोई और रास्ता नहीं है ना। मैं तो आवाम से यही कह रहा हूं, जब तक आप इन लोगों की बात खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो चल रहा है। अब जब सारी प्रॉपर्टीज कब्जा ही हो जाएंगी, वक्फ के रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, तब केस फैसला करा के 5 साल बाद क्या बचेगा? बाबरी मस्जिद का केस भी तो बाद में बताएंगे, हम तो जीत गए। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज सारी कब्जा हो गई। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सब प्रॉपर्टीज कब्जा कर ली, लेकिन केस हम जीत गए। बाबरी मस्जिद भी तो जीते हैं ना ये, इनकी साजिश में। मेरा तो ये कहना है, मैं देखिए, मैं तो कड़वी बात समझ लो इसे, सच्ची बात समझ लो, मैं अपनी बात कहता रहूंगा। जब तक हमारी क़यादत ये लोग करेंगे तो आरएसएस के हाथ में ही है हमारी क़यादत। आप आज मेरी बात मान लो, आज माहौल में सुधार शुरू हो जाएगा, कल मान लो कल हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद इन टॉप लीडरशिप को हटाना पड़ेगा। इनकी सबकी तंजीमों में ग्राउंड लेवल पे, मिडिल लेवल पे एक से बढ़कर एक ईमानदार और शरीफ आदमी पड़ा है, लेकिन उनकी आवाजें इन्होंने दबा रखी हैं। ये टॉप लीडरशिप, हर एक टॉप लीडरशिप, जितने भी हमारी तंजीमें हैं, सब की सब विदाउट फेल, मिडिल लीडरशिप को और मैं ग्रास रूट वर्कर्स को नहीं बोल रहा हूँ, ये सब के सब आरएसएस के मेंबर्स हैं। मैं आज बता रहा हूँ, ये मेरी वसीयत भी है, ये मेरा कॉल भी है। जो लोग मेरे पर यकीन करते हैं वो आजमा के देख लें, हर बार मेरी बात सही निकलेगी। उनका कहना यह भी है कि आप बताएं आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जैसे आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी आ रहे हैं, आप किसके एजेंडे पे? मेरा एजेंडा एक है, वो है संविधान बचाना दिल से। ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूं। मेरा मानना यह है, आरएसएस और बीजेपी से बात ही नहीं करनी कोई भी। आरएसएस और बीजेपी से जो बात करने की बात भी करेगा वो उनका मेंबर है। मेरा एजेंडा यह है कि जेल जाना और गोली लगना और लाठी खाने से लीडर्स को, ये टॉप लीडर्स जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए ना, इनकी शक्लें देखो और कलफ के कुर्ते देखो इनको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये सबसे आगे रहें। ये आवाम को आंदोलन में उतार के उनको मरवाते हैं ना। हम लोग जो आंदोलन करते हैं सबसे आगे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बताएं। अब वक्त के लिए आप क्या करने वाले हैं? मेरी जितनी ताकत है मैं कर रहा हूं। मैंने अपने सब जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तो उनको कब से महीनों से बता रहा हूं। 4 चीजें बता रहा हूं ना, इकट्ठी करके रखो। 1920 से लेके 1954 तक जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मैं आज बता रहा हूं, मैं तो शुरू दिन से बता रहा हूं ना, इकट्ठे करके रखो। आज अगर लोगों ने मेरी बात सुनी है तो जिन लोगों ने बात सुनी है वो अप्लाई करते हैं उन्हें। जो वक्फ के गजट नोटिफिकेशन है 1954 से लेके आज तक के, उन सब के बेसिस पे अप्लाई कर दें। जिन के पास कोर्ट के आदेश हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज के, आज अप्लाई करने के लिए काम आएंगे। मेरी बात जब सुनेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा। अभी इनकी बात सुनते हैं लोग तो रिजल्ट आपके सामने ही है। कौन सा केस? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।